नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन विंग में आपका स्वागत है। जैसे कि हम एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, सीजीपी है और व्यापम की अन्य कक्षाएं हैं उनके लिए। तो आज हमारा चौथा क्लास है और हम अपने इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यू सीरीज है, जितने भी चैप्टर का है, तो हम ख़त्म करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, है ना। क्वेश्चन के लेवल वैसा ही रहेगा जैसे कि प्री में आता है, जिस प्रकार से टफेस्ट एग्जाम होता है उस प्रकार से रहेगा। आज का हमारा जो चौथा वीडियो है वो है हमारा भारतीय संविधान का दर्शन, है ना, स्रोत और एवं विशेषताएं। इसमें हम वो चैप्टर पढ़ेंगे पे हम भारतीय संविधान में जो चीज़ें ली गई है ना, अबाउट अबाउट उसमें बोला गया है कि 18 आदेशों से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से ली गई है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, यूएसए से लिया गया है, भारतीय संसदीय परंपरा है, यूके से ली गई। वो सभी चीज़ें हम, जो एक सामान्य अभ्यर्थी के लिए कंफ्यूजन का पॉइंट रहता है, उसको हम आज की वीडियो डिस्कस करेंगे। चलिए चालू करते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में सही कूट का चयन करिए, है ना। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ते समय आपको ये चीज ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है, सही चीज है ना। तो देखिए, सार्वभौमिक मताधिकार, गणराज्य, और तीसरा है आपका अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपाय, नौवीं अनुसूची द्वारा संरक्षण, और एक है आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ये सभी चीजें आपकी भारतीय संविधान की विशेषताओं में आती है कि नहीं आती है, और नहीं आती तो कौन सी नहीं आती। सबसे पहले चीज मैं इसको डिस्कशन करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, वो मेन मेन विशेषताएं तो आपको पता ही होगा क्या है इसमें। जैसे कि पढ़ा, पहला है इसका बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है ये, ठीक है। इसके बाद क्या है, सार्वभौम मताधिकार की बात की गई। सार्वभौम मताधिकार इस सभी देशों का संविधान में अधिकार की व्यवस्था। दूसरा है आपका लिखित संविधान है ना, लिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान है, क्या है आपका मौखिक संविधान है, या फिर जितने भी उनके बिल्स बने थे उन पे आधारित है। ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये भारतीय संविधान की विशेषताओं में आती है, ये हम सामान्य सी बात है। लेकिन और इसमें आपको अल्टरनेट करके देखना है कि वो कौन सी विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान में नजर आती है और नहीं आती है। तो दोनों चीजों को हम बारी बारी से ये करेंगे। देखते हैं, सबसे पहला वो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, देखो, सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार मतलब सबको मताधिकार का आपका राइट्स है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि राजीव गांधी की जब सरकार थी 1999 में, तो उसने क्या किया था, 21 वर्ष से जो मताधिकार की आयु थी उसको 18 वर्ष कर दिया था। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब ये नहीं है कि बच्चे लोगों को ही मत देने का अधिकार हो। भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष से जितने भी आयु के व्यक्ति हैं वो सभी क्या है, मताधिकार के लिए पात्र होंगे, है ना। ये सार्वभौमिक मताधिकार के बारे में बताया गया है, तो बिल्कुल 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति को, सभी को आपका क्या है, अ, मताधिकार का प्रयोग करने की शक्ति है। लेकिन इसमें ऑब्जेक्शन है, मतलब थोड़ा सा, जैसे कि ना जेल में कोई कैदी है ना, जेल में कोई कैदी है, अब वो अगर बोलेगा मेरे क्षेत्र में चुनाव हो रहा है तो मुझे मताधिकार का प्रयोग करने दिया जाए, तो उसके लिए नहीं है ना, कुछ कुछ कंडीशन में उसके लिए है। लेकिन जो एक जघन्य अपराध करके आया है, और जो उनके आने से, बाहर आने से, या फिर कोई सामाजिक माहौल है वो बिगड़ सकता है, उन सभी चीज़ों के लिए ये, वो जेल में जो कैदी हैं उनको ये सभी चीज़ें नहीं दी जाती। या फिर कोई खुफिया व्यक्ति है उसको गिरफ्तार करके रखा गया है, तो उसके लिए कोई मताधिकार की बात करेगी तो वहाँ पे नहीं होगा। या फिर ऐसे कोई व्यक्ति है जिन पर मान लिया जाए क्या है, एक सिक्योरिटी एक्ट है, गोपनीयता अधिनियम है, उनके तहत उसको गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को उनको मताधिकार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैं सभी चीज़ें आपको स्लाइड से बता रहा हूँ, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, पेज से ऐसा क्वेश्चन। दूसरा बोला गया है गणराज्य। गणराज्य और एक होता है लोकतंत्र, दोनों में क्या अंतर है देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। गणराज्य मतलब होता है, सीधा सीधा अगर आप सामान्य शब्दों में ये करोगे तो राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद एक बहुत बड़ा पद होता है, मतलब वरीयता क्रम में इंडिया में सबसे पहले उसी का पद आता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पद में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, हर कोई व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। कहाँ तक, राष्ट्रपति के पद तक। ये होता है गणराज्य। दूसरा होता है लोकतंत्र, मतलब क्या होता है, सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये हम मोटी मोटी बातें एक
ब्रॉड कॉन्सेप्ट में नहीं, नैरो कॉन्सेप्ट में हम समझ सकते हैं। दोनों में अंतर ये है ना। ये लोकतंत्र जैसे कि नरेंद्र मोदी अगर चुन के जा रहे हैं अभी, तो लोकतंत्र के तहत होगा। गणराज्य मतलब आपके राष्ट्रपति का पद होगा, ठीक है। ऐसे चीजों को दोनों में माइनर मिस्टेक पूछा जाता है वहां पर, ठीक है। तो मैं आपको एक सरल भाषा में बताया हूँ, इसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। चलिए, तो ये गणराज्य है, बिल्कुल है, लोकतंत्र भी है। अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपाय है, आर्टिकल नंबर कौन सा है बताइए, आर्टिकल नंबर 29 और 30, है ना, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, उसमें बताया गया है अल्पसंख्यकों के लिए। और एक आर्टिकल है आपका कितना, आर्टिकल नंबर 51, याद आ रहा है आपको। में क्या है कि कोई ऐसा कोई अल्पसंख्यक समुदाय है जिसके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी। ये है आपका अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपाय। अल्पसंख्यकों को भी रिजर्वेशन दिया जाता है इंडिया में, है ना। का प्रावधान है भारतीय संविधान में, बिल्कुल है। 9वीं अनुसूची द्वारा संरक्षण, बिल्कुल भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, तो 12 अनुसूची, ठीक है। के तहत 9वीं अनुसूची में जो भूमि से संबंधित था प्रथम संविधान संशोधन, उसमें लाया गया था ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। अब आते हैं पांचवा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक, है ना, संप्रदाय मतलब क्या होता है, धर्म से रिलेटेड, एकदम सरल वे में समझा रहा हूँ आपको, धर्म से रिलेटेड। ऐसा कोई प्रतिनिधित्व दिया गया है क्या, हिंदू को इतने सीट पे हिंदू के लिए रिजर्व करी जाएगी, इतने सीट मुस्लिम के लिए, इतने सीट ईसाई के लिए, ये सभी चीजें भारतीय संविधान में देखने को मिलती क्या, बिल्कुल देखने को मिलती। यहाँ पे जितने भी एसटी एससी है उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है, और वो भी अल्पसंख्यक के अंतर्गत भी आते हैं, एसटी, कई मायनों में अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को देखा जाए तो, ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का यहाँ पे ये नहीं है, तो पांचवा, जिन जिन में पांच पांच आ रहा है उसको स्वतः ही डिलीट कर दो। में भी पांच है, में भी पांच है, में भी पांच है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ये एलिमिनेट आपका सिस्टम आना चाहिए आपको एक एग्जाम में बैठे हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। के बाद है प्रस्तावना के महत्व के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए, है ना, सही कथन का चयन कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर भी लिखा है सही कूट का चयन कीजिए। प्रस्तावना के बारे में, तो प्रस्तावना के बारे में आपको पता होगा कि प्रस्तावना जिसको उद्देशिका भी बोलते हैं, ये किसके द्वारा पेश किया गया था, 13 दिसंबर, 13 दिसंबर 1940 को वो दिन था जब इसे पेश किया गया, और इसको अप्रूवल कब मिली, 22 जनवरी तो 47 को पेश किया, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, ठीक है। तो उसकी उद्देशिका के बारे में बता रहा है, जो प्रस्तावना में जो जो बातें लिखी गई है, बातों में क्या क्या समावेश, शासन प्रणाली के लोकतंत्रात्मक स्वरूप को प्रकट करती है। बिल्कुल, हम भारत के लोग, भारतीय संविधान, हम भारत के लोग इस प्रकार से निकला है। उसके बाद गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये वर्ड यूज है, आपको ये प्रस्तावना का जितना भी शब्द है ना उसको याद होना चाहिए। लोकतंत्रात्मक स्वरूप को प्रकट करती है, बिल्कुल सही। शासन के लोकहित के लक्ष्य को प्रकट करती है, लोकहित के लक्ष्य को प्रकट करती है। उसमें आपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में पढ़ा है, न्याय मिलेगा तभी तो लोकहित होगा, संबंधित है, ये भी संबंधित है, ये भी संबंधित है। उसके बाद राजनीतिक और नैतिक दृष्टि से प्रस्तावना शासनकर्ताओं के दायित्वों का बोध कराती है। राजनैतिक और नैतिक दृष्टि से प्रस्तावना शासन कर्ताओं के दायित्वों का बोध कराती है। कैसे दायित्वों का बोध कराएगी, वो बता सकते हैं आप, है ना। लोक कल्याणकारी राज्य की बात की गई है ना। ताना में जो हमको सामने देखने को मिलता है, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक न्याय, न्याय न्याय किससे दूर होगा, जब सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलेगा, और कोई गरीब तबका है तो अ, उसके कल्याण के लिए कोई योजनाएं बनाई जाएगी, तो ये सभी चीजें प्रस्तावना में है, ये भी सही होगी। जटिल परिस्थितियों में प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को इंगित करती है। जटिल परिस्थिति, अब ये वर्ड आया है जटिल परिस्थिति, कैसे जटिल, अगर मान लिया जाए आपने ये एक पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान का रक्षक, संरक्षक, है ना, और एक है आपका रक्षक संरक्षक, और एक और वर्ड आता है व्याख्यान, ये किसमें है ना। तो भारतीय संविधान का उल्लंघन करने पर किसको ये किया जा सकता है, महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर। लेकिन जो उसकी व्याख्या है, व्याख्या जो करेगा वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट करती है ना। ये जटिल परिस्थितियों में अगर कोई संविधान का कोई शब्द को समझने में किसी न्यायविदों को कोई मतलब कष्ट होता है, मतलब कष्ट तो नहीं बोलेंगे, समस्याएं आती है ना, तो उस सेंस में सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना का सहारा लेती है। और प्रस्तावना के सहारे के रूप में किसको लेती है, जो उस प्रस्तावना में जो जो बात कही गई है,
उन सभी चीज़ों को इंटरप्रेट करती है कि उसका अर्थ क्या हो सकता है, और उसी से रिलेटेड जो संविधान के अंदर में जिस शब्द के लिए डाउट है वहाँ पे का एक सही अर्थ सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे चयन करती है, वो पूरे इंडिया के लिए बाध्यकारी होता है। ठीक है, यही बोल रहा है जटिल परिस्थितियों में बताना संविधान के उद्देश्यों को इंगित करती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, संविधान का दर्पण कहा जाता है। तो बिल्कुल ये भी सही है, पहला दूसरा तीसरा क्यों सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और लास्ट में पूछा गया है क्या, जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो पहला पढ़ा करो और तो लास्ट में बोला है उसको कौन से कथन सही है ना, कथन सही है। कई बार कथन सही नहीं है ये पूछता है। तो देखिए, शासन प्रणाली के लोकतांत्रात्मक स्वरूप को प्रकट करती है, शासन प्रणाली के लोकतांत्रात्मक स्वरूप को प्रकट करती है, जिसमें अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है, कौन सा से सही है ये पूछ रहा है। लोक प्रभु सत्ता और वयस्क मताधिकार संविधान के मूल लक्षण है। अब ये जो आया है पब्लिक सॉवरेनिटी है ना, लोक प्रभु सत्ता, मतलब कि भारत क्या है, एक एक क्या है, संप्रभु राष्ट्र है। और संप्रभु राष्ट्र किसको बोला जाता है, तो संप्रभु राष्ट्र दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक रूप से संप्रभु, एक होता है बाह्य रूप से संप्रभु। ठीक है, तो इंडिया क्या है, इंडिया दोनों रूप से संप्रभु है, कि हम हमारे जितने भी विदेशी मामले हैं उनको भी हम फ्रीडमली रूप से हम पे निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि अभी इसराइल एंड हमास का युद्ध चल रहा है ना, दोनों का युद्ध चल रहा है, तो इंडिया के लिए बाध्यकारी नहीं है कि ये कोई एक पावरफुल कंट्री है यूएसए वो बोल देगा कि तुमको हम इसराइल का साथ देना होगा, मतलब देना होगा, ऐसा नहीं है। इंडिया अपना स्टांस रख सकता है। तो ये हो गया बाह्य रूप से संप्रभु। और आंतरिक रूप से संप्रभु मतलब जो भारत की जो शासन व्यवस्था है, जो आंतरिक मामले है उस पर निर्णय के लिए इंडिया है वो स्वतंत्र है। को बोला गया है लोक प्रभु सत्ता और वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार मैंने अभी आपको बताया कि ये मूल लक्षण है। जहां तक केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का संबंध है, संविधान संशोधन कठिन होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, भारतीय संविधान में तीन प्रकार के संविधान संशोधन देखने को मिलता है, एक सामान्य बहुमत है ना, एक विशेष बहुमत, और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति, मतलब विधानसभाओं की सहमति। ये बिल्कुल सही है। और जैसे कि आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान में है, एक में 99 है, 67 है, और एक में आपका ये 66 था, पहले पढ़ सकते हैं 66 था, उसके बाद ये आपका हो गया है हाँ 47 हो गया। इस प्रकार से तीन, ये संघ सूची या आपका राज्य सूची, समवर्ती सूची, इस प्रकार से जो तीन सूची होती है उस पे अगर कोई छेड़छानी करनी है, जैसे कृषि है, कृषि को अगर किस में लाना है आपको, समवर्ती सूची में लाना है ना, अभी वो स्टेट गवर्नमेंट का सूची है। बैंकिंग है वो यूनियन लिस्ट की, ठीक है, बैंकिंग यूनियन लिस्ट की, अगर उसको समवर्ती सूची में लाना है या राज्य सूची में लाना है, उसमें क्या चाहिए आपको, विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति। उसी चीज को बोल रहा है, जहां तक केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का संबंध है, संविधान संशोधन कठिन होता है। ठीक है, इसी को बोल रहे हैं। चलिए, संविधान नागरिक और आर्थिक अधिकारों की अन्योन्याश्रिता को मान्यता देता है, नागरिक और आर्थिक अधिकारों की अन्योन्याश्रिता को मान्यता देता है। तो आपने प्रस्तावना में पढ़ा होगा सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये भी है आपका, सही है। संविधान जनता के प्रत्यक्ष नियंत्रण के जनमत संग्रह, उपक्रम, प्रत्याहन जैसे तरीकों का प्रावधान करता है। अब देखिए, ये जो आया है आपका प्रत्यक्ष नियंत्रण और जनमत संग्रह, ये दो वर्ड है जिसको आपको पकड़ना है। क्या संविधान संविधान है वो जो जिसका निर्माण किया गया था, प्रस्तावना में ये बोला गया है कि जो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो क्या जनमत संग्रह के माध्यम से हुआ था, आपने पढ़ा होगा उस दिन मैंने पढ़ाया है। तो ये जनमत संग्रह के माध्यम से नहीं हुआ है, और प्रत्यक्ष नियंत्रण से तो हुआ ही नहीं है। मैंने उस दिन बताया था 1 मिलियन टू 1 मेंबर, ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी डिलीट हो जाता है, ये वाला यहाँ से चौथा। अब बचा क्या, तो बचा तीन ही, एक दो और तीन कहाँ पे है आपका, पर डी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा से सही है, सही है बोल रहा है। ठीक है,
चलिए, यह संविधान सभा द्वारा अंगीकार किए गए उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। उद्देश्य संकल्प मैंने अभी बताया, संविधान का जो प्रस्तावना पेश किया गया उसी को उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं, उसी उद्देश्य संकल्प बोल दिया जाता है। किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। कब पेश किया? 23 दिसंबर को तीसरी अधिवेशन में, संविधान के तीसरे अधिवेशन में ये पेश किया गया। 22 जनवरी 1947 को इसको अपना लिया गया। ठीक है, क्या बोल रहा है? यह संविधान सभा द्वारा अंगीकार किए गए उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। क्या ये जोड़े गए थे? क्या ये जोड़े गए थे? बिल्कुल जोड़े गए थे। मैंने इसका ट्रिक बताया था। SPA समाजवादी, P से पंथ निरपेक्षता, S से क्या है आपकी अखंडता। अब लेकिन ये तो सही है, लेकिन क्या बोला गया है, तो एक चीज याद रखिएगा, तो संविधान में जो प्रस्तावना में जो संविधान के प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है उसकी संख्या अभी तक कितनी है? ये पूछ सकते हैं ना, बहुत से एग्जाम में पूछा है। इसकी संख्या अभी तक कितनी है? तो इसमें संविधान के प्रस्तावना में संशोधन एक ही बार हुआ है, और वो जो एक बार हुआ है वो केशवानंद भारतीवाद में हुआ है। क्या किसमें हुआ है? केशवानंद भारतीवाद में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने माना संविधान का जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी क्राइटेरिया डाला। उसमें जो भारतीय गणराज्य से संबंधित जितने भी विषय है उससे किसी भी प्रकार से क्या नहीं की जा सकती, छेड़छानी नहीं की जा सकती, ये बोला गया था। और एक ही बार इसमें संविधान संशोधन हुआ है और ये हुआ है सितंबर 1976। ये डेट भी आपको याद रखनी है। कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था? आपके SPA समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, और एक है आपका अखंडता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों सही हैं इसका, एक और दो दोनों सही हैं। चलिए उसके बाद है सूची। एक को सूची दो से मिलाइए, जिसमें क्या करना है आपको, संविधान का जो मद है, आपका जो संविधान का जो विषय है और वो है आपका जिस देश से अपनाया गया है उसको आपको मिलाना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत कहाँ से दिया गया है? अब इसको क्या बोलते हैं, कई बार पकड़ नहीं पाते लोग, इसको बोल देते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आया है आपके आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड दिया है, ये आ गया आयरलैंड के संविधान से। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आए हैं? तो विश्व में सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की बात कहाँ हुई थी, ये अगर पूछे आपको, वो USA से आया है ना। USA में सबसे पहले बिल ऑफ राइट्स लाया गया है ना, मूल अधिकार की बात की गई, मतलब लिखित रूप में मूल अधिकार की बात की गई। और हमारे जो संविधान में लिखा मतलब मूल अधिकार जो लिया गया है वो USA के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, हालांकि इसकी अगर उत्पत्ति की बात किया जाए मूल अधिकार के बारे में, ठीक है, तो इसकी अगर मैं इसका बताऊं, ये 1265 के आसपास है। ये UK से आया है मूल अधिकार। लेकिन अगर उसको लिखित रूप से किसने देश ने सबसे पहले प्रेजेंट किया और बाध्यकारी किया, तो वो था आपका USA, और उसी देश से हमने को लिया है। तो ये आ गया USA, क्या इसको संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, उसके बाद है संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची का कहाँ से लिया गया है? बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है ना, संविधान की जो प्रस्तावना की वो भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और जो संविधान में जो समवर्ती सूची है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया गया है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। तो ये है भारत राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति निहित है। ये कहाँ से लिया गया है ना, भारत राज्यों का संघ, ये आपका लिया गया है कनाडा के संविधान प्रकार से है ये। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम किससे कहाँ क्या लिया गया है? तो संसदीय परंपरा ली गई है। क्या ली गई है? संसदीय परंपरा, है ना, प्रकार से यहाँ से किया गया है। ठीक है, चलिए अब देख लीजिएगा कहाँ पे ऑप्शन में है, मिलाकर देख सकते हैं आप। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी है ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में दी गई है? अब आ गई यूके का। यूके की संविधान से इंडिया के संविधान में क्या एडॉप्टेड किया गया है, लिया गया है, उसको बोल रहे हैं। तो इसमें है आपका कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। किसने दिया है इसको, रूल ऑफ लॉ को? रूल ऑफ लॉ को दिया है डायसी ने। किसने दिया है? डायसी, जो एक कानूनविद थे, ने दिया है कानून का शासन, विधि का शासन बोलते हैं इसको, है ना।
बहुतों बार इसको मेंस में पूछा है। दूसरा है विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये दी गई है क्या? बिल्कुल, ये भी है। उसके बाद है आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो बिल्कुल यूनाइटेड किंगडम में क्या नहीं है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्वोच्चता किसको माना गया है? जैसे कि इंडिया में लोकसभा है ना, उसी प्रकार से वहाँ पे भी हाउस ऑफ पीपल है, तो उसको सबसे ज़्यादा सर्वोच्च माना गया है। देखिए इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्वोच्चता किसको मानी गई है? संविधान सर्वोच्च है हमारे यहाँ, है ना। और यूएसए में जो सर्वोच्चता मानी गई है वो न्यायपालिका को मानी गई है। ठीक है, लेकिन जो यूके में मानी गई है वो माना गया है, जैसे कि यहाँ पे लोकसभा है उसी प्रकार से वहाँ पे, वहाँ की लोकसभा, यूनाइटेड किंगडम की लोकसभा क्या कर सकती है कि जो न्यायपालिका जिसने निर्णय दिया है उसके निर्णय को भी वो बदल सकती है। कौन? लोकसभा वहाँ का, है ना। सभी देशों का जो विशेषता है उसको आपको याद होनी चाहिए, सभी क्वेश्चन पीएससी में आती है। संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था ये ली गई है, बिल्कुल ये यही है संसद। अभी मैंने आपको बताया भारत में जो संसदीय परंपरा है, दो संसदीय व्यवस्था में क्या है, एक है आपका लोकसभा है, एक राज्यसभा है, आपका विधानसभा है, विधान परिषद है। ये सभी व्यवस्था आपने कहाँ से ली है? ये ब्रिटेन के संविधान से ली। और संसदीय व्यवस्था में कौन सर्वोच्च होता है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है। और वहाँ पे कौन है? वहाँ पे सम्राट सर्वोच्च है, लेकिन नाम मात्र का इंडिया में भी वही है, राष्ट्रपति नाम मात्र की सर्वोच्चता हासिल करता है। ये सभी क्वेश्चन 1, 2 और 4 कहाँ पे है? क्या आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए? ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब इसमें एक बात बता दूं, भारत का जो संविधान हुआ था माघ महीने में लागू हुआ था ना, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन उस समय सिर्फ 15 15 और एक और आर्टिकल था, उसको मिला के कुल 16 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल थे? 16 आर्टिकल। 16 आर्टिकल ही 26 नवंबर 1949 को ये लागू हुआ था। 1949 को ये लागू हुआ था। ठीक है, अब जो उसके बाद ये 16 आर्टिकल तो लागू हुए, लेकिन उसके बाद जितने बाकी आर्टिकल थे, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल थे? 395, है ना। उस वो सभी आर्टिकल कब लागू हो गए? जो बचे हुए आर्टिकल थे वो हुए आपके 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। और लेकिन यहाँ पे हमको पूछा गया है कि 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से जो प्रावधान है वो लागू हुए थे। नागरिकता, सबसे पहली चीज ना, आपने नागरिकता में जो पढ़ा होगा, पाकिस्तान को प्रव्रजन कर कर आने वाले भारत के नागरिक या भारत से जाकर पाकिस्तान में प्रव्रजन करने वाले नागरिक, ये सभी व्यवस्था दी गई है आर्टिकल नंबर कितने से? आर्टिकल नंबर 5 से 11 लेकर, है ना। इसमें नागरिकता के प्रावधान है, तो नागरिकता उसी समय लागू हो चुकी थी। दूसरा है आपका निर्वाचन। निर्वाचन, बिल्कुल ये निर्वाचन भी हो चुका था, क्योंकि क्योंकि कैसे कि 26 नवंबर से पहले भी बहुत सारे चुनाव हो चुके थे। कुछ छुटपुट चुनाव हुए थे, उसमें मनोनयन की प्रवृत्ति भी थी, प्रकृति भी थी, उसको भी इससे पहले ले लिया जा चुका था। ठीक है, ये निर्वाचन भी आपका चालू हो चुका था। सब कॉन्सेप्ट पे अगर आपको पता भी नहीं है ना, तो उसको आप रिमाइंड करके भी ये कर सकते हो कि 1950 से पहले भी चुनाव कुछ कुछ जगह में छिटपुट रूप से हुए थे, लेकिन वो मनोनयन के माध्यम से, लेकिन मनोनयन की जो प्रवृत्ति थी वो भारतीय संविधान से अपनाकर ही। ठीक है, ये दूसरा हो गया। उसके बाद है अस्थाई संसद। अस्थाई संसद में अब देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है, देखिए अस्थाई संसद को इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्या हुआ था कि जो भारतीय जो संसद है उसका जो अस्तित्व में आया था, लोकसभा और राज्यसभा जो की संकल्पना जो अस्तित्व में आई वो 1952 में आई। ठीक है, लेकिन जो आपका 1952 से पहले भी तो बहुत सारे एक्ट बन चुके थे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ये बन चुका था। 1950 में भी कुछ एक्ट बन चुके थे, लेकिन इस एक्ट को किसने बनाया था? में तो संसद का अस्तित्व ही नहीं आया था ना, संसद तो 1952 में अस्तित्व में आ रहा। लेकिन उससे पहले संविधान सभा है, में एक प्रावधान किया गया था कि संविधान सभा ही अस्थायी रूप से एक संसद रहेगी, और वो संविधान सभा संविधान का भी निर्माण करेगी और एक समय में किसका भी निर्माण करेगी? विधि का भी निर्माण करेगी। तो इस प्रकार से संविधान सभा ही क्या थी? अस्थायी संसद।
अस्थायी संसद। समझ में आ रही है बातें? ओके, तो ये भी था। और मौलिक अधिकार ये भी था क्या? ये तो डायरेक्ट लागू हो जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं था, ये मौलिक अधिकार लागू नहीं था। तो आपका ये हो गया 1, 2 और 3, ये आंसर आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वें क्वेश्चन में आते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के संबंध से ये करिए। अब फिर से ये संविधान का जो वो है जहां से लिया गया है उसके बारे में पूछ रहा है। देखिए, संविधान संशोधन का जो उपबंध लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? निदेशक तत्व का उपबंध है डीपीएसपी, वो कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति का आपात अधिकार, वो कहाँ से लिया गया है? और एक है आपका संघ राज्य संबंध, ये कहाँ से लिया गया? तो सबसे पहले अगर आपको पता भी नहीं होगा ना, तो आपको एक चीजें तो सबसे ज्यादा पता ही होगी, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, डीपीएसपी निदेशक तत्व वो कहाँ से लिया गया है? ये आपके लिया गया है आयरिश संविधान, को आयरलैंड की संविधान बोलते हैं। बी में कोई चार है क्या? ये आपका अटेंड करने का एक मेथड रहता है। ये देखिए बी में यहाँ पे भी चार है, यहाँ पे भी बी में चार नहीं, बी में चार सिर्फ एक जगह है, हाँ यहाँ पे भी है। ये तो जाहिर सी बात है ये और ये डिलीट हो गया, आपको डिलीट करना आना चाहिए। अब अगर आपको इधर पता भी नहीं है तो आप 50-50 खेल सकते हो, बहुत जने खेलते हैं 50-50 एग्जाम हॉल में जाके। तो या तो इसका आंसर बी होगा या तो सी होगा, ये एग्जाम अटेंड करने का एक तरीका है। के बाद है आपका और कुछ है क्या? राष्ट्रपति का आपात अधिकार, आपातकालीन अधिकार कहाँ से लिया गया है? संघ राज्य संबंध है वो कहाँ से लिया गया है? तो देखिए संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है कहाँ से लिया गया है? क्या ये आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है ना? अब देखिए इसमें ना बहुत सारा कंफ्यूजन भरा होगा, ये सभी तो एक सब लोगों को पता रहता है, ये नहीं दे सकता, अब यहीं पे ही खेला करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है संविधान जो संशोधन है वो आपका लिया गया है, किसमें से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद जो बी है तो वो तो पता चल गया, नीति निदेशक तत्व से लिया गया है। राष्ट्रपति का आपात अधिकार ये कहाँ से लिया गया है? आपात अधिकार ये आपका कहाँ से लिया गया है? जर्मनी। उसके बाद है संघ राज्य संबंध, तो डी का हो जाएगा 2, कनाडा का। इस प्रकार से आपका होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में संविधान संशोधन 1977 द्वारा निम्नलिखित कौन से शब्द जोड़े गए? कौन कौन से शब्द जोड़े गए? और मैंने अभी आपको बताया ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, कौन कौन से शब्द जोड़े गए मैंने आपको बताया, एस पी ए है ना, एस ए, एस से क्या होता है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। ए से अखंडता, कहीं पे है क्या अखंडता? नहीं है, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो, ऑप्शन नंबर 1 और 2। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन ये किया, जितने भी डाउट थे उसने हमको क्लियर किया। कल के वीडियो में हम मिलेंगे, आगे की जो आएगी उसमें आएगा आपका संघ राज्य क्षेत्र। उसमें अगर कोई चीज़ें त्रुटि हो जाती है, मानवीय भूल हो जाती है, कमेंट सेक्शन में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।